सर, ये आदमी के पीछे पूरा गांव पड़ा हुआ है। सब इसे ढूंढ रहे हैं और इसे मारने की बात कर रहे हैं। तुम्हें ये कहाँ मिला और इसके साथ क्या हुआ है? पता नहीं सर, कुछ कह नहीं रहा, डरा हुआ है। आपके पुलिस स्टेशन के बाहर आकर बैठा हुआ था, कह रहा था बचा लो। ओए तू, यहाँ आकर बैठ। चल बता अब मुझे क्या हुआ है तेरे साथ, और तूने ऐसा क्या कर दिया कि गांव के लोग तुझे मारने के लिए ढूंढ रहे हैं? मैंने गांव में एक सेठ है उसे बहुत मारा और शायद वो अब बहुत गंभीर हालत में है, इसलिए उसके गुंडे मुझे मारने के लिए ढूंढ रहे हैं। तुझे देखकर तो नहीं लग रहा है कि तेरे अंदर ऐसा कुछ करने की हिम्मत है। अगर तुझे पुलिस की मदद चाहिए तो बता मुझे क्या हुआ है। किशोर अपनी कहानी बताना शुरू कर देता है, जहाँ किशोर एक छोटे से घर में अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। गांव में ठंड बढ़ रही थी, बर्फ पड़ रही थी, फिर भी लोग अपना गुजारा करने के लिए छोटे मोटे ठेले चलाते थे और खेतों में काम करते थे। बेटा उठ जा, सुबह हो गई है और कितनी देर सोएगा? हमें बाहर मटन करी भी तो बेचनी है। ओहो, ये ठंड भी ना समय से उठ ही नहीं पाते। इस ठंड में तो अच्छा है कि माँ की नींद खुल गई, वरना आज तो समय से ठेला नहीं लगा पाते। ये क्या? ये तो माँ की आवाज है। लगता है माँ की तबीयत खराब है। क्या हुआ माँ? लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तुम एक काम करो, तुम आराम करो। आज मैं ही मटन करी बनाऊंगा और बेच कर आऊंगा। तुम आज घर में ही रहो। अरे बेटा, तू मेरी चिंता मत कर। वैसे भी तुझे मटन करी बनाना कहाँ आता है? माँ, आप मुझे जानती नहीं, मैं बहुत अच्छी मटन करी बना लेता हूँ। अब तो आप बस देखना, आज की मटन करी मैं ही बनाऊंगा। अच्छा ठीक है बेटा, तो तू मटन करी बना देना, मैं भी तेरे साथ ही चलूंगी। तो चिंता मत कर, मैं बस तेरे छोटे मोटे कामों में मदद करूंगी और ठंड से बचने के लिए एक शॉल ले लूंगी। तभी किशोर मटन करी बनाना शुरू कर देता है और पूरा मटन करी बनने के बाद अपनी माँ के साथ मटन करी का ठेला लेकर गांव के चौराहे पर लगा देता है। धीरे धीरे वहाँ लोग भी आना शुरू हो जाते हैं। अरे माँ जी, आज तो आने में काफी देर कर दी आपने। इतनी ठंड में आप ही का तो एक ठेला है जो शरीर में गर्मी रखता है। हाँ, आज थोड़ा लेट हो गया। ठंड इतनी है कि सुबह सुबह नींद ही नहीं खुलती। ऊपर से मेरी जैसे जैसे उम्र होती जा रही है, वैसे वैसे तबीयत भी खराब होती जा रही है। फिर तो आपको आराम करना चाहिए था। यहाँ इतनी ठंड में ठेला क्यों आ गई? किशोर को भेज देती, अभी तो जवान है, गर्म खून है। किशोर ने भी मुझे यही कहा था, लेकिन मैं ही जिद करके आ गई। सोचा कि थोड़ी बहुत मदद कर दूंगी। अच्छा ठीक है, अब हमें जल्दी से गरम गरम मटन चावल दे दो। तभी किशोर की माँ दोनों को मटन चावल दे देती है और दोनों मटन चावल खाते हैं। फिर कहते हैं, आज का मटन चावल तो बहुत ही स्वादिष्ट बना है। क्या बात है, आज ऐसा क्या मिला दिया इसमें? नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं मिलाया। आज का मटन चावल तो किशोर ने बनाया है। वाह किशोर, तुम भी बहुत अच्छा मटन चावल बना लेते हो। तभी वहाँ एक कार आती है। चलो तुम दोनों जल्दी जल्दी सेठ के लिए 3 प्लेट मटन चावल पैक कर दो। और हाँ, एकदम स्वादिष्ट मटन चावल देना, सड़ा हुआ खराब वाला मत देना। ये कैसे बात कर रहे हो तुम दोनों? तुम्हें तुम्हारे माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं क्या? बड़ों से कैसे बात करते हैं? हम तो यहाँ से कई सालों से मटन चावल खा रहे हैं, आज तक हमने तो खराब मटन चावल नहीं लगाया। ए बुढ़ऊ, तू भी ज्यादा बोल रहा है। तुझे पता नहीं क्या हम लोग कौन है? ज्यादा बोलेगा ना तो तेरी बोलती बंद कर दूंगा, समझा है? बुढ़िया, तू देख क्या रही है? सुना नहीं क्या तूने? जल्दी जल्दी से 3 प्लेट मटन चावल पैक कर। तुम दोनों जो कोई भी हो, मेरी माँ से ऐसे बात नहीं कर सकते, समझे? वरना मैं अभी गांव वालों को बुला लूंगा और साथ ही पुलिस को भी। बेटा जाने दे, कुछ मत बोल। तू इन लोगों के बारे में कुछ नहीं जानता, इसलिए तू अभी शांत रह। ये सब सुनकर किशोर भी कुछ नहीं कहता, ना ही जो 2 गांव वाले थे वे कुछ कहते हैं। फिर दोनों लोग मटन चावल पार्सल लेकर अपनी कार से वापस चले जाते हैं। बेटा, मुझे पता है तू अभी सोच रहा होगा कि मैंने तुझे कुछ बोलने से मना क्यों कर दिया, लेकिन तू अभी चिंता मत कर, अभी काम पर ध्यान दे। शाम होते ही मैं तुझे घर जाकर सब बता दूंगी। तभी माँ बेटे दोनों शाम तक पूरा मटन चावल बिकने तक काम करते हैं। फिर सारा मटन चावल खत्म होने के बाद घर जाते हैं। माँ, अब मुझे बताओ, आपने मुझे कुछ कहने से क्यों मना कर दिया? वो लोग इतनी बुरी तरह से बात कर रहे थे, लेकिन आप बस सुनती रहीं। क्यों माँ? बेटा, मैंने तुझे आज तक कभी नहीं बताया, लेकिन शायद अब मुझे तुझे बताना ही पड़ेगा,
जब तू पैदा नहीं हुआ था तब तेरे पापा ने 4 लाख रुपए सेठ से लिए थे, लेकिन फिर पैसे लौटाने से पहले ही उनका देहांत हो गया और सारा कर्ज मेरे सिर आ गया। फिर मैं जैसे तैसे ये मटन चावल बेचकर 1 लाख रुपए चुका दिया, लेकिन अभी भी 3 लाख रुपए देने हैं। अगर तू आज उन्हें कुछ कहता तो वो लोग 3 लाख रुपए मांगने लगते। माँ, इतना बड़ा कर्ज है और तुमने मुझे बताया नहीं। तुम पहले बताती तो मैं कुछ ना कुछ काम शुरू कर देता। माँ, तुम चिंता मत करो, भगवान हमें कुछ ना कुछ रास्ता दिखा देंगे इस गरीबी और कर्ज से लड़ने के लिए। बेटा, चल अब खाना खाकर सोते हैं। कल सुबह वापस मटन चावल बेचने जाना है। तभी अगले दिन सुबह सुबह किशोर फिर से मटन बनाता है और ठेला लेकर गांव में लगा देता है। कुछ समय बाद कल वाले ही ग्राहक आते हैं और धीरे धीरे बिक्री शुरू हो जाती है। तभी वहां किशोर का बचपन का दोस्त आ जाता है जो दूसरे गांव में रहता है। राजकुमार, तुम यहाँ? तुम तो शहर में काम करते हो ना? हाँ दोस्त, अभी कुछ दिनों की छुट्टी थी तो सोचा तुमसे मिलता चलूं, इसीलिए बस तुम्हारे गांव आ गया। पता नहीं कितने साल हो गए हैं अब तुमसे मिले हुए। अच्छा रुको, मैं तुम्हें मटन चावल देता हूँ, एकदम गरम गरम है, पूरी ठंड खत्म हो जाएगी, 1 प्लेट खा लोगे तो। नहीं किशोर, अभी मैं घर से खाना खाकर ही आ रहा हूँ। मैं तो तुमसे एक चीज कहने आया था कि अगर तुम्हारे पास समय हो तो मेरे गांव आकर एक ठेला लगा दो। मेरे गांव में आज ही मैंने देखा कि खाने पीने का एक भी ठेला नहीं है। अगर तुम एक ठेला लगा दोगे तो बहुत मुनाफा होगा तुम्हारा। तुम्हारा शुक्रिया दोस्त कि तुम मेरे बारे में सोच रहे हो, लेकिन दोस्त मैं अपनी माँ को इस ठंड में काम करने के लिए अकेले नहीं छोड़ सकता। बात तो तुम्हारी सही है। ठीक है किशोर, जैसा तुम्हें ठीक लगे। अगर तुम्हारा मन बदलता है तो कल सुबह मेरे गांव में आ जाना, मेरे घर रह लेना। मेरा घर वैसे भी बंद पड़ा रहेगा और मेरे पापा का एक ठेला भी ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो इससे तुम्हारी थोड़ी मदद ही हो जाएगी। अब मैं चलता हूँ, शहर के लिए निकलना है। तभी किशोर का दोस्त वहां से चला जाता है। बेटा, तूने उसे मना क्यों किया? अभी तो अच्छा मौका है। तू दूसरे गांव में जाकर खूब पैसे कमा सकता है और फिर हम कर्ज भी खत्म कर सकते हैं। माँ, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, पर मैं आपको ऐसी हालत में अकेला छोड़कर कैसे जाऊँ? आपका ध्यान कौन रखेगा? बेटा, तू मेरी चिंता मत कर, हम फोन पर बात करते रहेंगे। कुछ भी होगा तो मैं तुझे बता दूंगी, तो वापस आ जाना। ठीक है माँ, फिर कर्ज उतारने का इससे अच्छा मौका शायद वापस नहीं आएगा, इसलिए मैं आपकी बात सुनकर कल ही गांव के लिए निकल जाऊंगा। तभी अगले दिन किशोर सारा सामान पैक कर लेता है और अपनी माँ के पास जाता है। माँ, तुम सुबह सुबह यहाँ किचन में क्यों बैठी हो? बेटा, तू जाने वाला है तो मैंने सोचा तुझे कुछ खाने के लिए दे दूं। कम से कम तू वहाँ जाकर मेरे हाथ का एक टाइम खाना तो खा पाएगा। अरे ओ भैया, चली जल्दी, हम तो अपना काम धंधा सब छोड़ के आ गइल बानी। अब रउरा के सीधा रउरा मंजिल तक छोड़ब, रास्ता में आराम से पान चबाइत चबाइत। माँ, लगता है ऑटो वाला आ गया, अब मुझे जाना पड़ेगा, नहीं तो ऑटो वाला चला जाएगा। तभी किशोर ऑटो में बैठकर दूसरे गांव के लिए निकल जाता है और यहाँ किशोर की माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं कैसी माँ हूँ, अपने बेटे को टिफिन भी नहीं दे पाई। पता नहीं अब मेरा बेटा कब आएगा, कब मैं इसे अपने हाथ का खाना खिलाऊंगी। कुछ समय बाद किशोर अपने दोस्त के गांव में अपने दोस्त के घर पहुंच जाता है और अपनी माँ को फोन करता है। सुनो माँ, मैं आराम से पहुँच चुका हूँ, अब तुम भी अपना ख्याल रखना और आराम से मटन चावल बेचना। हाँ बेटा, तू मेरी चिंता मत कर, मेरे पास फोन है तो मैं आराम से तुझे फोन कर दिया करूंगी। माँ, मैं यहाँ आ तो गया हूँ, पर मैं यहाँ मटन चावल ही बेचूं क्या या कुछ और? बेटा, तू एक काम कर, ठंड में झींगा बहुत सस्ता मिलता है और उसे खाने से शरीर में गर्माहट भी बहुत मिलती है, तो तू मार्केट से वही लेकर आ और वही बनाकर बेच। ठीक है माँ, फिर मैं जाता हूँ, सब तैयारी करता हूँ, आप अपना ख्याल रखना। किशोर अपनी माँ की बात सुनकर ठंड में झींगा लेने के लिए जाने लगता है। सुनो भैया, मुझे 4 किलो झींगा दे दो। सुना है ठंड में बहुत सस्ता मिलता है और खाने पर शरीर में गर्माहट भी देता है। बिल्कुल सही सुने हो भाई, ठंड में इससे अच्छा इलाज कुछ नहीं है। शरीर गर्म भी रहेगा और सस्ता भी मिलेगा। तभी किशोर झींगा लेकर जाता है और बिरयानी बनाता है और ठेला लेकर गांव में लगा देता है। गांव में पहली बार किसी ने ठेला लगाया था और वहां फिर किशोर का सबसे पहला ग्राहक आता है। तुम कौन हो भाई
हमारे गांव में तो आज तक कोई खाने पीने का ठेला नहीं था। अचानक से तुम यहाँ ठेला लेकर आ गए, और क्या बेच रहे हो तुम? हाँ, मैं यहाँ नया आया हूँ। मैं राजकुमार का दोस्त हूँ, उसी के घर रहता हूँ, और मैं यहाँ झींगा बिरयानी बेच रहा हूँ। पहली मात्रा 70 रुपए की है। झींगा बिरयानी? ये तो कुछ नया लग रहा है, पहले तो कभी नहीं सुना। हाँ, यहाँ गांव में कोई दुकान नहीं है ना। ठंड में खाकर देखो, पूरा शरीर गर्म कर देगा और पेट भी भर जाएगा। अच्छा ठीक है, फिर लाओ एक प्लेट लाना दो। तभी किशोर उसे झींगा बिरयानी दे देता है और वो आदमी मजे से खाता है। धीरे धीरे वहाँ और भी लोग आने लगते हैं और किशोर का धंधा यहाँ से बहुत ही अच्छा चलने लगता है। और दूसरी तरफ किशोर की माँ का भी मटन चावल का ठेला खूब अच्छा चल रहा था। फिर 1 महीने बाद सेठ के घर पर। क्या कर रहे हो तुम लोग? वो बुढ़िया को देख रहे हो? उसने तो समय से पैसा देना शुरू कर दिया है। कहाँ से आ रहे हैं उसके पास इतने पैसे? मालिक, सुना है किशोर दूसरे गांव में जाकर काम करता है और खूब मुनाफा कमाता है और समय से पैसे भी भेज देता है। वही लगता है बुढ़िया इसीलिए पैसे समय से दे पा रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो मेरा सपना सपना ही रह जाएगा। उस बुढ़िया के पति के नाम हाईवे के पास एक जमीन है। अगर ये बुढ़िया ने कर्ज चुका दिया ना तो मेरे हाथ से जमीन तो जाएगी, साथ ही मेरा मॉल बनने का सपना भी चला जाएगा। मालिक, आप चिंता मत करो, हम एक काम करते हैं, बुढ़िया का नाम गांव में खराब कर देते हैं। फिर कुछ ना कुछ करके बुढ़िया को रास्ते से हटा देंगे और सारी जमीन अपने नाम कर लेंगे। हाँ, ये आइडिया अच्छा है। इससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। तुम दोनों अब जल्दी से इस पर काम करना शुरू कर दो। तभी अगली सुबह किशोर अपनी माँ को फोन करता है। माँ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैंने सुना है कुछ दिनों में ठंड बढ़ने वाली है। कहो तो मैं घर आ जाऊं? नहीं बेटा, इसकी जरूरत नहीं है। तू जहाँ है वहीं रह। मैंने भी यही सुना है, इसलिए अभी तेरा आना ठीक नहीं होगा। मेरे पास पैसे हैं, मैं दवाई रख लूंगी और साथ ही कुछ दिन काम पर नहीं जाऊंगी। तू चिंता मत कर। ठीक है माँ, फिर मैं भी काम के लिए निकल जाता हूँ। आप अपना ध्यान रखना। किशोर की माँ अपना ठेला लेकर मटन बेचना शुरू कर देती है। तभी वहाँ वही दोनों गुंडे गाड़ी से आ जाते हैं। क्या बुढ़िया, सुना है तू खाने में जादू टोना कर रही है? तेरा मटन खाकर लोग बीमार पड़ रहे हैं। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं सुना। मुझे पता है ये सब तुम लोगों की चाल है ताकि तुम मेरा काम बंद करवा सको। लेकिन तुम्हारी ये सब चाल मेरे ऊपर नहीं चलेगी। यहाँ पर सब मुझ पर भरोसा करते हैं। अच्छा बुढ़िया, तेरा मुंह तो बहुत चल रहा है, पर याद रखना, अगर हमें ऐसा कुछ पता चला कि तू यहाँ जादू टोना करके लोगों को बीमार कर रही है तो तेरी खैर नहीं। इतना कहकर दोनों अपनी गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं और एक आदमी से मिलते हैं। सुन रे कालीचरण, सुना है तू पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। हमारा एक काम करेगा, तुझे मुंह मांगी कीमत मिलेगी। अगर बात पैसों की है तो काम कालीचरण पर छोड़ दो। मैं तुम्हारा काम पूरा दम लगाकर करूंगा, बस पैसा अच्छा खासा मिलना चाहिए। तुम पैसों की चिंता मत करो और बस काम सुनो। तुझे किशोर की माँ के ठेले पर जाना होगा और वहाँ से तुझे मटन चावल खाना होगा। और हाँ, गरीब होने का नाटक करके जाना और खाते ही जमीन पर गिर जाना और उठना मत। बाकी हम संभाल लेंगे। ठीक है, फिर मैं अभी जाता हूँ और जैसा तुमने कहा है वैसा काम करके आता हूँ। माँ जी, मैं गरीब आदमी हूँ। मुझे इस ठंड में कहीं काम नहीं मिल रहा और मेरे पास पैसे भी नहीं है। क्या आप मुझे थोड़ा सा गरम गरम मटन चावल दे सकती हो? बेटा, बस इतनी सी बात। रुक, मैं अभी तुझे मटन चावल देती हूँ। और तूने कहा कि तेरे पास काम नहीं है, तो तू चाहे तो मेरे यहाँ काम कर सकता है। मुझे वैसे भी एक काम करने वाला चाहिए। नहीं माँ जी, अभी मैं काम नहीं कर सकता। मुझे ऐसे कामों में इंटरेस्ट नहीं है। आप मुझे मटन चावल ही दे दो, मुझे बहुत भूख लग रही है। ठीक है बेटा, रुक, मैं तुझे मटन चावल देती हूँ। तभी किशोर की माँ उसे मटन चावल दे देती है और वो मटन चावल खाता है। साथ ही वहाँ गांव के और भी लोग बस खड़े खड़े देख रहे होते हैं। तभी अचानक से मटन खाने के बाद कालीचरण एकदम से खुद जमीन पर गिरकर मरने का नाटक करता है और एकदम से वहीं सो जाता है। अरे ये क्या हो गया माँ जी? ये क्या आपका मटन खाकर ये आदमी ऐसे कैसे गिर गया? तभी वहाँ वही दोनों सेठ के गुंडे पहुँच जाते हैं। ओहो, डायन रंगे हाथ पकड़ी गई। गांव में लोग क्यों बीमार पड़ रहे हैं अब समझ में आया। आज तो चुड़ैल रंगे हाथ पकड़ी गई। ये सब तुम क्या कह रहे हो? कोई ऐसे बात करता है क्या? तुम नहीं जानते, पर ये बुढ़िया डायन है।
ये लोगों पर जादू टोना करती है और लोग बीमार पड़कर कुछ दिन बाद मर जाते हैं। आज तो तुमने अपनी आंखों से देख लिया। बेटा, ये सब इल्जाम मत लगाओ। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैंने कुछ नहीं किया है। मेरी बात पर विश्वास करो। कैसे विश्वास कर लें? अब तो गांव वालों ने भी अपनी आंखों से देखा है कि तुम्हारा मटन चावल खाकर ये कैसे बीमार हो गया और मर गया। तुम लोग इनकी बात पर विश्वास मत करो। मेरे पास तुम लोगों के भरोसे का ही तो सहारा है। क्या तुम इनकी बातों पर विश्वास करोगे? माँ जी, हम विश्वास तो नहीं करना चाहते, पर अब हम अपनी आंखों से देख चुके हैं, तो अब हमें विश्वास है कि आप काला जादू करती हो और जादू टोना करके लोगों की आत्मा चुरा रही हो। ये सब कहकर सब किशोर की माँ को वहाँ अकेला छोड़कर चले जाते हैं और गांव में भी यही बात फैल जाती है। माँ जी जिस भरोसे पर सबसे लड़ लेती थीं, आज वही सब उन्हें जादू टोना वाला समझ रहे थे। सुनो, ये किशोर की माँ लगती है। लगता है जब से उसका बेटा गया है वो पागल हो गई है। सुना है गांव वाले इसका मटन चावल खाकर मर जा रहे हैं। हाँ, मैंने भी यही सुना है। मैं तो कहता हूँ कि इसके जादू टोने से हमारे बच्चे मरे, उससे अच्छा हम ही इसे मार देते हैं। क्या आप बात कर रहे हो? हम इसे मार कैसे सकते हैं? फिर तो हम पर मर्डर का केस हो जाएगा। हाँ, तो हम एक काम करते हैं। यहाँ आसपास कोई नहीं है और सब गांव वालों का फैसला भी यही है। हम इस बुढ़िया को इसके घर में बंद कर देते हैं। कोई इसे खोलेगा नहीं और कल से ठंड भी बहुत बढ़ जाएगी, तो शायद ये चुड़ैल उस ठंड को झेल ना पाए। हाँ, सही कह रहे हो। हम यही करते हैं। तभी सब मिलकर फैसला करते हैं और किशोर की माँ को बाहर से बंद कर देते हैं। अगले दिन से गांव में जोरदार बर्फ पड़ने लगती है, बारिश होने लगती है। लोगों का आना जाना बंद हो गया, खाने पीने की दुकानें भी बंद थीं और एक घर में बंद पड़ी किशोर की माँ ठंड से कांप रही थी। घर में ना तो खाने के लिए खाना था, ना ही गर्म करने के लिए लकड़ियाँ, और इसी के साथ किशोर की माँ अपनी आंखें बंद करके सो जाती है और फिर किशोर की माँ कभी नहीं उठती। 3 दिन बाद सब सामान्य माहौल और मोबाइल का नेटवर्क आ जाता है। किशोर ऑटो वाले को फोन करता है। रामू भैया, मैं किशोर बोल रहा हूँ। माँ का फ़ोन नहीं लग रहा। मैं सुबह से कोशिश कर रहा हूँ पर वो फ़ोन ही नहीं उठा रही। क्या आप मेरी माँ से बात करवा सकते हो? बेटा, तुम्हें तो पता है अभी 3 दिन से कितना तूफान चल रहा था। लोगों के घर में खाना भी खाने को नहीं था। मुझे इतना कुछ तो पता नहीं, लेकिन बेटा किशोर, तुम्हें सुनकर दुख होगा कि तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। भैया, ये क्या कह रहे हो आप? आप ऐसा कैसे कह सकते हो? अभी की अभी मुझे लेने आओ। मैं अभी वापस आ रहा हूँ। मुझे पता है मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। जल्दी आओ आप। तभी ऑटो वाला किशोर को उसके घर लेकर आता है। घर में किशोर आता है और अपनी माँ को कहीं नहीं पाता। माँ के साथ क्या हुआ ये उसे पता नहीं होता। तभी वो अपने कमरे में जाता है तो उसे एक चिट्ठी मिलती है। बेटा, जब तक तुझे ये चिट्ठी मिलेगी तब तक बहुत देर हो जाएगी, और मुझे पता है तू खुद को कोस रहा होगा कि सब तेरी वजह से हुआ, पर बेटा ऐसा कुछ नहीं है। एक ना एक दिन ये दिन तो आना ही था, इसलिए इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, ना ही किसी और की गलती है। मौसम इतना ख़राब हो गया था कि मेरा शरीर जवाब दे दिया। बेटा, तू लेकिन ये सबसे सदमे में मत जाना, हिम्मत करना और आगे बढ़ना। और तेरे पापा की एक ज़मीन है हाईवे के पास, कुछ भी हो जाए वो ज़मीन हाथ से मत जाने देना। मेरा प्यारा किशोर, अपना ख्याल रखना। थोड़ा सा बाहर घूम के ताज़ी हवा ले लेता हूँ। आज के बाद माँ के बिना तो नींद आने से रही। तभी किशोर टहलने निकल जाता है। तभी वो देखता है कि सेठ कालीचरण से कुछ बात कर रहा होता है। सुनो सेठ, बात हुई थी कि किशोर की माँ को रास्ते से हटाने में अगर मैं आपकी मदद करूँगा तो मुझे मुँह मांगी कीमत मिलेगी। अब जब मुझे पता चला कि किशोर की माँ मर चुकी है आपकी झूठ के चक्कर में, तो मुझे अब 5 लाख रुपए चाहिए, वरना मैं गाँव वालों को बता दूंगा कि क्या हुआ था। चुप एकदम। इतना जोर से क्यों कह रहा है? यहाँ दीवारों के भी कान होते हैं। अगर ये बात बाहर गई तो पता नहीं क्या होगा। और सुना है किशोर भी अभी घर लौट आया है, अब उससे जमीन कैसे लेंगे? देखो, इस जमीन के चक्कर में तुमने उसकी माँ को तो मरवा दिया। अब किशोर के साथ कुछ मत कर बैठना, मुझे मेरे पैसे दे दो बस। ठीक है, तू चिंता मत कर, तेरे पैसे तुझे मिल जाएंगे। और हाँ, अभी कुछ दिनों के लिए घर से गायब हो जा, फिर कुछ दिन बाद तुझे तेरे पूरे पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, फिर अब मैं जाता हूँ। कुछ दिनों बाद मिलता हूँ सेठ तुमसे। ये मैंने क्या सुना? मेरी माँ के साथ जो भी हुआ उसके पीछे इस सेठ का हाथ था। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। तभी किशोर एक डंडा लेकर बिना कुछ सोचे समझे बस सेठ को मारने लगता है
और सेठ को खूब मारता है। सेठ बेहोश हो जाता है या मर जाता है ये पता नहीं, पर सेठ उठ नहीं पा रहा था। तभी वहाँ सेठ के गुंडे आ जाते हैं। अरे ये देख, इस किशोर ने क्या किया, जल्दी पकड़ इसे, आज तो इसकी खैर नहीं। तभी किशोर दोनों से डरकर भागने लगता है और भागते भागते पुलिस स्टेशन आ जाता है। अच्छा, तो ये थी तेरी कहानी। तू चिंता मत कर, तेरी कहानी सुनकर तो यही लग रहा है कि तू दोषी नहीं है। पुलिस तेरी पूरी तरह से मदद करेगी। सर, क्या आप मुझे बता सकते हो जिस सेठ को मैंने मारा अभी उसकी हालत कैसी है? हाँ, डॉक्टर से पता चला कि वो अब कभी चल नहीं पाएगा। उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई है। अब जिंदगी भर वो बस बेड पर सोया रहेगा या फिर बस कुर्सी पर बैठा रहेगा। कुछ दिन बाद किशोर अपनी माँ के कहने पर झींगा बेचना शुरू किया था, तो वो वही चीज अब अपने गांव में बेच रहा होता है। पुलिस भी सबको पकड़कर जेल में डाल देती है और न्याय मिलने के बाद किशोर खुशी खुशी झींगा चावल बेचता है।